लवलीन को इस मकान में आए लगभग 1 माह हो गया था। पहले वह इसी कॉलोनी के एक अन्य मकान में रहता था, किंतु वहाँ कमरा छोटा होने से पिछले माह इस मकान में आ गया था। इस 2 मंजिला मकान की ऊपर मंजिल में बाईं तरफ वाले पोर्शन में मकान मालिक रहते थे और दाईं तरफ अटैच्ड बाथरूम वाला एक कमरा था, जिसे लवलीन ने किराए पर लिया था। ग्राउंड फ्लोर पर दाईं तरफ 2 कमरे, किचन व बाथरूम का एक पोर्शन किराए पर देने के लिए था, जिसमें कल ही एक परिवार रहने के लिए आ गया था, और बाईं तरफ का भाग पार्किंग के लिए था। लवलीन बिस्तर से उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। कल रात एक मूवी का अंतिम शो देखकर आया था, सो सुबह नींद देर से खुली। उठकर जल्दी से प्रातःकालीन कर्म से निवृत्त हुआ और ऑफिस के लिए तैयार होकर अलमारी में देखा तो नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं था। उसे याद आया कि फ्रिज में दूध भी नहीं है। घड़ी देखी, 8 बजने वाले हैं। कुछ समय था उसके पास, अतः ब्रेड, बटर व दूध खरीदने के लिए मकान से कुछ ही दूरी पर स्थित दुकान की ओर चल पड़ा। घर लौटने पर जब वह अपने कमरे पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे सीढ़ियों के साथ की दीवार पर लगे जालीदार बैंड से भीतर से पानी गिरने की, किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई। वह बैंड वस्तुतः ग्राउंड फ्लोर वाले किराएदार के बाथरूम का था। उसने एक सीढ़ी नीचे उतरकर बैंड के भीतर देखा। बाथरूम में एक छोटे स्टूल पर बैठकर नहा रही लड़की अपने पाँव को मल रही थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था और वह एक फिल्मी गाना गुनगुना रही थी। वस्त्र विहीन उसकी गोरी चिकनी पीठ पर फिसल रही शॉवर की बूंदों के साथ ही लवलीन की नज़रें भी ऊपर से नीचे तक फिसलने लगीं। मंत्रमुग्ध लवलीन उसके सौंदर्य का रसपान करने में मग्न हो गया। वासना के आवेग के चलते उसकी धमनियों में रक्त प्रवाह तीव्र होने लगा। इसी स्थिति में 2-3 मिनट की मदहोशी से वह तब जागा जब सहसा लड़की खड़ी होकर पलटने का उपक्रम कर रही थी। हड़बड़ाकर फुर्ती से वह सीढ़ियों पर चढ़ गया। कमरे में पहुंचकर वह अपनी सांसों पर काबू पाने के लिए कुछ देर के लिए पलंग पर बैठ गया। कुछ संयत होने पर उसके दिमाग में विचार आया कि कहीं लड़की ने उसे देख न लिया हो। सिर झटक कर लवलीन पलंग से खड़ा होते हुए बुदबुदाया, अगर उसने देख भी लिया हो तो अब क्या हो सकता है। स्टोव पर दूध गर्म करते वक्त फिर से उसकी आंखों में वह दृश्य उभरा और उसके पूरे शरीर में झुरझुरी हो आई। मूलतः वह एक संस्कारी युवक था, किंतु इस दृश्य ने उसके तन बदन को सुलगा दिया था। उसने आधा गिलास पानी पीकर स्वयं को संतुलित किया और फिर ब्रेड को बटर के साथ सेककर दूध के साथ नाश्ता किया। लवलीन ने कॉलेज से निकलते ही बीमा विभाग की एक प्रतियोगिता परीक्षा दी थी और उसमें सफल हो जाने से अपने गांव के नज़दीक ही इस शहर में एक इंश्योरेंस कंपनी में डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया था। आज कुछ देर हो गई थी, अतः उसने अखबार को हाथ भी नहीं लगाया और नाश्ते के बाद जूते पहनकर तेज़ी से नीचे आया। अपनी बाइक उठाकर वह ऑफिस के लिए रवाना हो गया। संयोग ही था कि शाम को ऑफिस से लौटकर लवलीन जब घर के पोर्च में बाइक रख रहा था, उसने देखा मकान के मुख्य दरवाजे से सामान्य कदकाठी वाली एक खूबसूरत लड़की अपने हाथ में पर्स थामे भीतर आ रही है। उसने अनुमान लगा लिया कि जिस बेतकल्लुफ़ से वह लड़की आ रही थी, निश्चित ही वह उसकी पड़ोसी लड़की है। जैसे ही लड़की नज़दीक आई, आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए वह बोला, हाय, मेरा नाम लवलीन है, लवलीन शुक्ला। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। मैं ऊपर वाले कमरे में रहता हूँ। आप लोग शायद कल ही आए हैं इस मकान में। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? माधवी, लड़की ने भावहीन चेहरे से संक्षिप्त जवाब दिया और अपने घर में चली गई। माधवी का संक्षिप्त उत्तर व उसकी मुखमुद्रा देखकर लवलीन का माथा ठनका। इसको शायद पता लग गया है कि मैंने बैंड से उसे नहाते हुए देखा है। वह धीमे कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसकी नज़र बैंड पर पड़ी। उस पर भीतर से मोटा पर्दा लगा हुआ था। अब तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि माधवी को मेरी चोरी का पता लग गया है। कमरे में पहुंचकर कपड़े बदलकर अनमना सा वह पलंग पर लेट गया। उसे पछतावा हो रहा था। उसे चोरी छिपे माधवी को नहीं देखना चाहिए था।
कुछ ही देर में उसके विचारों ने करवट बदली। अरे, क्यों परेशान हो रहा हूँ मैं? क्या उसे ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि पर्दा लगाकर नहाती? अगर कोई प्रदर्शनी लगाएगा तो दर्शक तो आकर्षित होंगे ही ना। लड़की ही तो है, थोड़े नखरे तो दिखाएगी ही। आ जाएगी लाइन पर, थोड़ी कोशिश ही करनी पड़ेगी। बस इसको छोड़ना नहीं है मुझे। कमबख्त, क्या बदन है उसका! खुली पीठ ही दिखी थी उसकी, पर उफ, निगाह हटाने को जी नहीं कर रहा था। मुझे उसे हासिल करना ही है। इस विचार के साथ ही लवलीन के तन बदन में बिजली सी दौड़ गई। वासना के आवेग के आगे उसके पारिवारिक संस्कार दम तोड़ रहे थे। उसने निश्चय कर लिया कि वह माधवी को पाकर ही रहेगा। अगले दिन जब लवलीन ऑफिस से ड्यूटी के बाद IDFC बैंक के पास से निकल रहा था कि उसकी नज़र बैंक के बाहर निकल रही माधवी पर पड़ी। ओह, तो यह इस बैंक में काम करती है। वह मुस्कराया। लवलीन ने नोट किया, माधवी ने उसे नहीं देखा था। वह सड़क किनारे बाइक रोककर माधवी के आगे निकल जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। माधवी चलते चलते पास ही के बस स्टॉप पर रुक गई। अब लवलीन ने बाइक आगे बढ़ाई। वह बस स्टॉप के निकट ठीक माधवी के पास जाकर रुक गया। हाय माधवी, घर जा रही हो? उसने माधवी से पूछा। हाँ की मुद्रा में माधवी ने सिर हिलाया। पास में ही है हमारा ऑफिस। ड्यूटी करके आ ही रहा था कि आप नज़र आ गईं। आओ, बाइक पर आ जाओ। मैं भी घर ही जा रहा हूँ। नो थैंक्स, मैं बस से जा रही हूँ, माधवी का जवाब था। अपने इस प्रस्ताव के इनकार से आहत लवलीन चुपचाप आगे बढ़ गया। उसे लगने लगा था शायद वह उसे चाहने लगा है। कुछ दिनों तक माधवी और उसका व्यवहार लवलीन को उद्वेलित करते रहे। लवलीन लंबे कद का सामान्य रूप से एक आकर्षक युवक था। कॉलेज के दिनों में 3-4 लड़कियों ने उसके निकट आने का प्रयास किया था, किंतु कोई भी उसकी निगाहों में चढ़ नहीं पाई थी। माधवी के प्रति अनायास ही उसके मन में प्यार की तरंगें फूटने लगी थी। उसके प्रति वासना का भाव यूँ प्यार में बदल जाएगा, उसे भी इसका एहसास नहीं था। एक दिन जब माधवी बैंक से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी, लवलीन ने उसे रोका। माधवी को उसके द्वारा बीच राह यूँ रोका जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वह रुक गई। बोली, क्या चाहते हो? लवलीन को ऐसे सपाट प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। हड़बड़ाकर उसने बिना किसी भूमिका के कह दिया, माधवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ना। प्यार? और तुमसे? कहकर माधवी आगे बढ़ गई। माधवी के इस जवाब से लवलीन को बहुत आघात लगा। अब उसके मन में माधवी को एन कैन प्रकारेण पाने की लालसा और भी बलवती हो उठी। वह उसके विषय में अधिक जानकारी हासिल करने में लग गया। कुछ सूत्रों से उसे पता लगा कि माधवी के पिता IAS अफसर हैं और किसी अन्य शहर में पदस्थापित हैं। माधवी के नज़दीक आने का उसने 2-3 बार और भी प्रयास किया, किंतु माधवी ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। लवलीन मन ही मन माधवी से बुरी तरह चिढ़ गया, लेकिन एक ही मकान में पड़ोसी होने के कारण वह नहीं चाहता था कि अब और उसकी निगाहों में आए। अतः उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। एक तरफ लवलीन के मन में माधवी के प्रति गुस्सा था, तो दूसरी तरफ उसके प्रति कोमल भावना उसे बेचैन करती थी। प्यार के एहसास को वह स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहता था, सो जब भी उसके मन में ऐसे भाव उपजते, वह सिर झटककर उनसे मुक्त होने का प्रयास करता। उस दिन माधवी को बैंक में कुछ देर हो गई थी। जब वह बस स्टैंड पर पहुंची तो बस निकल चुकी थी। इस रूट पर बस 1-1 घंटे में आती थी, अतः माधवी घर पैदल ही चल दी, जैसा कि उसे कई बार करना पड़ता था। उसका घर बैंक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मुख्य सड़क छोड़कर वह गली में मुड़कर कुछ दूर ही चली थी कि एक स्कूटर पर आए एक युवक ने उस पर फप्ती कसी और उसकी चुन्नी खींचकर आगे बढ़ गया। अचानक सामने से आ रहे लवलीन ने यह देखा और बाइक स्कूटर के सामने लाकर उस युवक को पकड़ लिया। लवलीन ने एक घूंसा उस युवक की भौं पर जड़कर उसके हाथ से चुन्नी छीन ली। वह युवक वहाँ से सरपट भाग निकला। लवलीन ने माधवी को चुन्नी थमाते हुए कहा, कैसे कैसे बदमाश होते हैं। खैर,
अब वह कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ घर। मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लवलीन जी। आप चिंता ना करें, घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। चुन्नी कंधे पर डालते हुए माधवी हौले से मुस्कुरा दी। ओके, टेक केयर कहकर लवलीन आगे चल दिया। इस घटना के अगले दिन ऑफिस के लंच टाइम में लवलीन अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ ऑफिस से कुछ दूरी पर स्थित एक रेस्तरां में बैठा था। आज अधिक क्लाइंट आ जाने के कारण वह थकान महसूस कर रहा था। कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में पिछले 5-7 दिनों की सारी बातें घूमने लगीं। माधवी को परेशान करने के लिए उसने धर्मेंद्र से बात की थी, क्योंकि लड़कियों के मामले में वह काफ़ी चलता पुर्जा था। यार धर्म, कुछ ऐसा कर कि इस लड़की का दिमाग ठिकाने आ जाए, लवलीन ने माधवी के बारे में बताकर धर्मेंद्र को कहा था। तू उसको पटाना चाहता है या परेशान करना? कमबख्त पटी तो नहीं रही है, बहुत मिजाज है इसके। ये सब मुझ पर छोड़ यार। देख, ऐसा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। मुझे भरोसा है कि तेरा मामला जम जाएगा। धर्मेंद्र अपनी एक आंख दबाते हुए मुस्कुराकर बोला। क्या आइडिया है तेरे दिमाग में? अरे वही पुराना फिल्मी स्टाइल आजमाएंगे। मैं उसे 2-3 बार छेड़ूंगा। और हाँ, वह कपड़े क्या पहनती है? सलवार कुर्ता। बस फिर मैं उस पर निगाह रखूँगा। बैंक एम्प्लॉयज़ को कई बार बैंक में काम करते करते देर हो जाती है। जिस दिन वह बस चूक जाएगी और घर पैदल जा रही होगी, मैं तुझे सूचना देकर उसको रास्ते में छेड़ूंगा। बस तू वहीं आकर मुझ पर हीरोगिरी दिखाना और मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। अब यार के लिए 1-2 घूंसे खा भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? और दोनों ठाका मारकर हंस पड़े। फिर कल प्लान में कामयाबी भी मिल गई। यह सब याद आते ही लवलीन के चेहरे पर मुस्कान तैर आई। क्या बात है डियर, किस बात पर खुश हो रहा है? धर्मेंद्र ने उसे झकझोरा। अरे वही धर्म, कल वाले नाटक का ध्यान आ गया था। लवलीन ने आंखें खोलीं। ऐश कर लवी, अब तेरा काम बन जाएगा। तुझसे इम्प्रेस तो हो ही गई है वह। और दोनों हंस दिए। अब तक कॉफ़ी आ गई थी। कॉफ़ी का पहला सिप उन लोगों ने लिया ही था कि लवलीन को रेस्तरां के दरवाजे से माधवी उसकी किसी सहेली के साथ आती दिखाई दी। माधवी ने भी दोनों को देखा और बुरी तरह चौंक पड़ी। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा और चल वापस चलते हैं कहते हुए रेस्तरां से बाहर निकल गई। लवलीन घबरा गया। उफ, सारे नाटक का पर्दाफाश हो गया। क्या पता था कि यह कमबख्त भी यहाँ और इसी समय आ जाएगी। दोनों दोस्तों का मूड उखड़ गया। जैसे तैसे कॉफ़ी ख़त्म कर वापस ऑफिस चल दिए। लवलीन ने ऑफिस में बैठे बैठे ही माधवी को बताने के लिए मन में एक स्पष्टीकरण तैयार किया। ऑफिस से छूटते ही वह बाइक उठाकर बस स्टैंड की ओर लपका। माधवी वहीं बस का इंतज़ार करती मिल गई। माधवी, दरअसल लवलीन आगे और कुछ कहता, इससे पहले ही माधवी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा माधवी। आसपास खड़े यह सब देख रहे लोगों से नज़रें चुराकर लवलीन ने गुर्राते हुए कहा और बाइक लेकर वहाँ से चल दिया। घर पहुंचकर इधर लवलीन माधवी से बदला लेने की योजनाएं बना रहा था और उधर माधवी भयभीत थी कि पता नहीं अब क्या होगा। बस में बैठी वह सोच रही थी कि अपनी मम्मी को सब बात बता दे और पापा को भी फ़ोन करे, किंतु फिर सोचा अनावश्यक बात बढ़ेगी। चिंतित मन से वह घर पहुंची। रात के 9 बज रहे थे। माधवी ने देखा उसकी मम्मी अपने कमरे में कोई उपन्यास पढ़ते पढ़ते सो गई हैं। मन ही मन एक निश्चय करके वह अपने कमरे से निकली और ऊपर लवलीन के कमरे पर गई। कुछ क्षण की झिझक के बाद उसने हौले से दरवाज़ा खटखटाया। कौन? कहते हुए लवलीन ने दरवाज़ा खोला। माधवी को सामने देख पहले तो वह चौंका, फिर संतुलित होकर बोला, आओ माधवी, ये अचानक मेरे गरीब खाने में आने की मेहरबानी कैसे कर दी तुमने? आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ लवलीन,
मैं कुछ कहने आई हूँ तुमसे। तुम अपना हर दांव पेच आजमा चुके हो मुझ पर। अब आगे और क्या करना चाहते हो यह भी बता दो। माधवी ने तल्ख आवाज़ में कहा। देखो माधवी, तुमने 2 बार मेरा ऑफ़र ठुकराकर मेरा अपमान किया है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मत बदनाम करो प्यार को लवलीन। तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है। तुम जैसे हवस के पुजारी औरत को केवल एक शरीर समझते हैं। यह तो तुमने अपनी पहली हरकत से ही दिखला दिया है। और फिर तुम्हारी वह घटिया फिल्मी चाल। यह तो अच्छा हुआ जो मैंने तुम दोनों को नाटकबाजों को कल एक साथ देख लिया। लवलीन तिलमिला गया, कुछ क्रोध से बोला। माधवी, तुम इस बार फिर मेरा अपमान कर रही हो। प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। यह सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया था। मुझे पाने के लिए? तो कल को तुम मेरा अपहरण भी करवा सकते हो, मेरे साथ रेप भी कर सकते हो। तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। नहाते हुए मेरे बदन के कुछ भाग को तुमने चोरी से देखा है, लेकिन पूरा नहीं देखा। मैं तुम्हें अपना पूरा शरीर दिखाने आई हूँ। अगर इससे भी तुम्हें संतोष ना मिले तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आक्रोश में भरकर एक ही सांस में यह सब बोलते हुए माधवी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। उसने एक एक कर अपने अंतर वस्त्रों के अलावा अन्य सभी वस्त्र शरीर से उतार दिए। वह अपने अंतर वस्त्र को भी उतारने जा ही रही थी कि कांपते हुए लवलीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह करुण आवाज़ में बोला, बस करो माधवी, अपने कपड़े पहनो और चली जाओ यहाँ से। प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। वह रो पड़ा और पलंग पर उल्टा लेट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी थी। माधवी एक बार तो लवलीन का ये अप्रत्याशित रूप देखकर हक्का बक्का रह गई। फिर अपने कपड़े पहने और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लवलीन की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। ओह, मैं वासना में अंधा होकर कितना भटक गया था। मुझ पर किस तरह का पागलपन सवार हो गया था इन दिनों। हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दो। बड़ी देर तक सुबकता रहा वह। उसने अभी डिनर भी नहीं लिया था। यूं ही पलंग पर बिना कपड़े बदले, बिना कुछ ओढ़े पड़ा रहा और पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो उसे सिर में कुछ भारीपन लग रहा था। रात की बात अभी भी मन में घुल रही थी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने चाय बनाकर पी। नाश्ते का आज उसका मन नहीं हुआ। उचाट मन लिए वह ऑफिस पहुंचा, पर वहाँ भी उसका मन उद्विग्न ही रहा। सुबह से कुछ खाया नहीं था उसने, तो भूख भी लग रही थी। सो समय से कुछ पहले ही वह ऑफिस से निकल आया और एक रेस्तरां में खाना खाने घुस गया। लवलीन घर पहुंचा तो 6 बज रहे थे। कुछ देर कुर्सी पर खामोश बैठा रहा और फिर एक निश्चय कर उसने माधवी को पत्र लिखना प्रारंभ किया। पत्र लिखकर तसल्ली के लिए उसने उसे पढ़ा और एक लिफाफे में बंद करके अपने पास रख लिया। लवलीन ने निश्चय कर लिया कि वह अब इस मकान में नहीं रहेगा। उसमें अब यह साहस नहीं रहा था कि वह माधवी का सामना कर सके। उसने शीघ्रता से एक नया मकान तलाश किया और 2 ही दिन के भीतर वह वहाँ शिफ्ट भी हो गया। अब उसने माधवी को अपना लिखा पत्र कोरियर कर दिया। माधवी को बैंक में लवलीन का पत्र मिला। घर पहुँचते ही अपने कमरे में जाकर उसने पत्र खोला। पत्र छोटा ही था, सो एक ही सांस में पूरा पढ़ डाला। लिखा था, माधवी, मैं किन शब्दों में तुमसे क्षमा मांगूं समझ नहीं पा रहा। दरअसल मेरा अपराध क्षमा करने लायक है ही नहीं। तुम विश्वास नहीं करोगी, किंतु इस तरह की सोच मेरे संस्कारों में नहीं है। पता नहीं कैसे मुझ पर वह पागलपन सवार हो गया था। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ माधवी। अपनी उस बेहुदा हरकत के बाद मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। लेकिन जिस पसंद की शुरुआत एक घिनौने तरीके से हुई हो, उसे प्यार का नाम और अंजाम नहीं दिया जा सकता था। उस घटना के बाद मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वह मकान भी छोड़ दिया है। क्षमा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, लवलीन। माधवी कभी पत्र की ओर देख रही थी तो कभी अपने सामने की दीवार की ओर। उसका मस्तिष्क किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था। वह 10 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर लेट गई। कई तरह के विचारों से जूझने के बाद वह उठी
और अन्य कामों में लग गई। लगभग 2 माह हो गए थे लवलीन को नए मकान में आए हुए। जिंदगी फिर से ढर्रे पर चलने लगी थी। इस बीच 4-5 बार ऑफिस आते जाते माधवी को उसने देखा और माधवी की नज़र भी उस पर पड़ी थी, किंतु लवलीन निगाह झुका लेता था। उससे नज़रें मिलाने का साहस लवलीन में नहीं रहा था। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था और अपने एक एजेंट के साथ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसके मैनेजर ने उसे बुलाया। मैनेजर ने उसे सूचित किया कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। लवलीन को आश्चर्य हुआ कि सिटी मजिस्ट्रेट ने उसे किस लिए बुलाया होगा। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं माधवी ने उसकी शिकायत तो नहीं कर दी है। ज़रूर ऐसा ही हुआ है तो माधवी अभी तक उसके लिए इतनी करवाट दिल में लिए बैठी है। अभी तक लवलीन को चिंता हो आई और माधवी के प्रति कुछ आक्रोश भी उपजा। उसने बाइक उठाई और तुरंत कलेक्ट्रेट जा पहुंचा। उसने सिटी मजिस्ट्रेट के कक्ष के बाहर बैठे अर्दली के हाथों अपना स्लिप भीतर भिजवाया। लवलीन की नज़र कक्ष के बाहर लगे सिटी मजिस्ट्रेट के नाम पट पर पड़ी। उस पर उनका नाम यज्ञदत्त शर्मा अंकित था। भीतर से एक व्यक्ति के बाहर निकलते ही उसको भीतर बुला लिया गया। लवलीन ने सिटी मजिस्ट्रेट का अभिनंदन किया। सिटी मजिस्ट्रेट यज्ञदत्त शर्मा ने कहा, तो तुम्हारा नाम लवलीन शुक्ला है? जी हाँ। क्या करते हो तुम? जी, मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। हाँ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वह हमारे गांव के सरपंच हैं सर। पापा नौकरी के बाद राजनीति में आ गए हैं, लवलीन ने जवाब दिया। यज्ञदत्त उससे बात भी कर रहे थे, वह साथ ही एक फाइल में भी नज़रें गड़ाए हुए थे। वह 2 मिनट के लिए फाइल में व्यस्त हो गए। लवलीन मन ही मन कह रहा था, यह महाशय कोई इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? आखिर मुझे बुलाने का मकसद क्या है इनका? सीधे सीधे ही मतलब की बात क्यों नहीं कर रहे? फाइल से नज़र हटाकर उसे बंद करते हुए यज्ञदत्त ने कुछ और इधर उधर की बातें की लवलीन से और फिर अंत में बोले, तुम माधवी को जानते हो ना? जी हाँ। जो बैंक में है वही ना? कुछ घबराहट भरी आवाज़ में लवलीन बोला। उसे यकीन हो गया मामला कुछ गड़बड़ ही है। हाँ वही, वह मेरी बेटी है। जी सर, लेकिन वो मैं, लवलीन हकलाने लगा था। वह कुछ और कहता, इसके पहले ही यज्ञदत्त बोले, हाँ हाँ मुझे सब पता है, माधवी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, यही ना? मुझे कोई एतराज़ नहीं है बेटा, मुझे तो अपनी बेटी की खुशी में खुशी है। तो कब आऊँ मैं तुम्हारे पापा से बात करने? लवलीन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह किंकर्तव्य विमूढ़ सा उनकी ओर देखता रह गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुमने जवाब नहीं दिया? यज्ञदत्त ने उसकी तंद्रा तोड़ी। जी सर, मैं उनसे पूछकर बताता हूँ आपको। ठीक है फिर, जल्दी ही बताओ मुझको। यज्ञदत्त फिर एक नई फाइल देखने लगे। लवलीन उन्हें नमस्कार कह कक्ष से बाहर निकल आया। 2-3 दिन तक लवलीन सिटी मजिस्ट्रेट साहब की बातों पर मनन करता रहा। कहाँ तो सिर पर ओले गिरने की आशंका थी और कहाँ तन-मन को भिगोने वाली फुहार ने उसका स्वागत किया था। उसे मनचाही मुराद तो मिल गई थी, किंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? माधवी का पाषाण हृदय पिघला कैसे? उसने उसे क्षमा कैसे कर दिया? और यदि क्षमा कर भी दिया है तो भी शादी का निर्णय? हे ईश्वर, कैसे संभव हुआ ये? यही सोचकर हैरान था वह। आज ऑफिस पहुंचने के बाद लवलीन ने तय कर लिया कि आज ही वह माधवी से बात करेगा। ड्यूटी ख़त्म होने के आधा घंटे पहले ही निकलकर वह माधवी के बैंक में जा पहुंचा। आज उसे किसी प्रकार का डर या संकोच नहीं था। सो माधवी की सीट पता कर सीधा उसके पास पहुंचा और वहां रखी एक कुर्सी उसके पास खिसकाकर बैठ गया। माधवी अचानक उसे देखकर पहले तो चौंकी, पर दूसरे ही पल रूखे स्वर में बोली, क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? ओह सॉरी, कहकर पीड़ायुक्त आश्चर्य के साथ लवलीन कुर्सी से उठ गया। हाँ, धीमे स्वर में किंतु खुलकर हंसते हुए माधवी ने लवलीन का हाथ पकड़ उसे वापस कुर्सी पर खींच लिया।
लवलीन के सहमे से चेहरे पर मुस्कुराहट खिल आई। उफ, तुम्हारा ये शरारत भरा स्वागत। यू आर टू मच। माधवी, सीरियसली? अच्छा सुनो, हम लोग उसी रेस्तरां में चलते हैं, वहीं बात करेंगे। तुम ज़रा बाहर इंतज़ार करो, मैं अभी 2 मिनट में आई। 10 मिनट बाद दोनों रेस्तरां में बैठे थे। लवलीन ने माधवी से पूछा, क्या लोगी माधवी? केवल कॉफ़ी। लवलीन ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। 2 मिनट के लिए दोनों खामोश रहे। दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि बात कहाँ से शुरू की जाए। कॉफ़ी आ गई थी, दोनों ने सिप लेना शुरू किया। कुछ कहोगी नहीं माधवी? लवलीन ने ही चुप्पी तोड़ी। अरे कमाल है, मैं क्या बोलूँगी? माधवी मुस्कुराई। ठीक है, तो मैं ही अपना प्रवचन आरंभ करता हूँ। लवलीन हंस पड़ा, फिर कुछ गंभीर होकर बोला, सबसे पहले तो मैं जानने को उत्सुक हूँ माधवी कि तुमने मुझे माफ़ कैसे कर दिया, और फिर बजाय शिकायत करने के तुमने अपने पापा से कहकर मुझे पुरस्कृत कैसे करवा दिया। मेरा गुनाह तो माफ़ करने लायक नहीं था। लवलीन, शिकायत करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अपनी समस्या से स्वयं निपटना पसंद करती हूँ। वैसे भी मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। जब तुमने प्यार का प्रस्ताव रखा था तो वह बहुत बचकाना लगा था मुझे। तुमसे क्यों आकर्षित या प्रभावित होती मैं? इतना कहकर वह चुप हो गई। लवलीन ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की कि शायद माधवी अपनी बात जारी रखेगी, किंतु उसने देखा वह खामोशी से कॉफ़ी पी रही थी। फिर माधवी, तुमने मुझे माफ़ कैसे कर दिया? वह तुम्हारा उस दिन सुबह सुबह का रोना तुम्हारे पश्चाताप का प्रमाण था। उस दिन मैंने तुम में एक अलग इंसान देखा। तुम्हारी जगह कोई और होता, जैसा मैं तुमको समझ रही थी, तो आक्रोश में की गई मेरी हरकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था। तुमने वैसा कुछ नहीं किया। इसके बाद भी तुम पश्चाताप की आग में जलते रहे थे, जैसा कि मैंने तुम्हें बाद में भी 2-3 बार देखकर महसूस किया था। मैंने कई दिनों तक सारे मसले पर मनन किया और फिर बस। माधवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। भावातिरेक में लवलीन ने माधवी के हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में खुशी की 2 बूंदें छलछला आईं। रेस्तरां में बैठे कुछ लोग माधवी की हंसी की आवाज़ से चौंककर उन दोनों की ओर देख रहे थे, किंतु इससे बेखबर वह दोनों तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले अपने भावी जीवन के सपनों में खो गए थे।